क्या हाल माय क्लास 12th स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो मौज कर रहे होगे, एंजॉय भी बिल्कुल करना चाहिए। चलो, इसी बात पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी फिजिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए। कल हमने पढ़ा था वेव से रिलेटेड सारी थ्योरी, जिसमें हमने हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और इंटेंसिटी और उसके अलग अलग फ्रिंज विद बाकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज स्टडी किए थे। आज क्या करने वाले हम? आज करने वाले हैं हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये पहला न्यूमेरिकल आपके टीवी स्क्रीन पे शुरू हो जाओ। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कौन सा आ रहा है अभी। ये देखो, डायरेक्टर साहब ने अच्छा सा क्वेश्चन भेजा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या है? टू वेव्स हैविंग द इंटेंसिटी इन द रेशियो 9:1। मतलब दो वेव की जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो है 9:1। कहता है प्रोड्यूस्ड इंटरफेरेंस, ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा? चार ऑप्शन तुम्हारे पास। फोनो फ्रेंड नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, सीधा खुद ही करना है। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। आ जाओ भाई। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप तक करते आ रहे हैं, गिवन पार्ट पे काम। हमें जो गिवन है उस पे देखिए ध्यान से, क्या क्या हमें गिवन है। हमारे पास गिवन है इंटेंसिटी का रेशो I1 रेशो I2 9:1। ये इंटेंसिटी का रेशो है। और क्या पूछा उसने? मैक्सिमम और मिनिमम। ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी और ये है मिनिमम इंटेंसिटी, इसका रेशो। अच्छा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व तो आसानी से हम कर ही लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती थी और मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या था? याद है इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का? एक लिख भी देता हूँ, याद आएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। सब कुछ फाई पर ही बेस्ड होता था। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट करा था वो था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला था A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में? मुझे निकालना है इसका रेशो, मैक्सिमम और मिनिमम। यही तो फॉर्मूला बना। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या दिख रहा है? ये रहा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? A1 A2। A1 A2 क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड। कैसे निकलेंगे एम्पलीट्यूड वो देखते हैं। आपको पता है इंटेंसिटी जो होती थी यानी I किसके प्रोपोर्शनल होती थी? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी ऑन बिहाफ ऑफ दिस I1 अपॉन I2 किसके इक्वल आना चाहिए? A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर हो गया 9/1। तो इससे A1 रेशो A2 सीधा 3:1। देखो, बहुत मेहनत करके मैंने इंटेंसिटी के फॉर्मेट से एम्पलीट्यूड का रेशो निकाल दिया। बट अभी क्या करना है मुझे? मैक्सिमम और मिनिमम। वो कैसे निकालूंगा? वैल्यू रखते हैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले में। I मैक्सिमम, I मिनिमम, A1 प्लस A2 मतलब 3+1 का होल स्क्वायर। A1 माइनस A2 मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर। 3+1 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, राइट। 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 4। क्या आंसर आया? 4/1 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ढूंढो कौन सा ठीक लग रहा है। बिल्कुल सही, ये रहा आपका राइट आंसर 4/1, बाकी सब गलत। अच्छा क्वेश्चन है, वेव में इस क्वेश्चन को बहुत पसंद किया जाता है। तो तसल्ली से समझो कि इंटेंसिटी गिवन हो तो एम्पलीट्यूड निकालना और उसको कन्वर्ट कर लेना मैक्सिमम और मिनिमम में। शानदार तरीके से आंसर दौड़ता हुआ आपके सामने। नोट करो, फिर चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, राइट। तब तक देखें आज की ताज़ा न्यूज़ क्या है। शुरू करिए। गुड। तो आज की ताज़ा न्यूज़ पता है? इस ऐप से पढ़ने वाले बच्चों के नंबर 95% आने वाले हैं। ये ताज़ा न्यूज़। चलो, न्यूज़ भी मिल गई अच्छी सी।
तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज वाला जो एक्सपेरिमेंट था YDS वाला, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विद इज फाउंड टू बी 0.4 mm। फ्रिंज विद कितनी मिली मुझे, 0.4 mm। इफ द होल apparatus इज डिप ऑफ अ वाटर, किस में डाल दिया हमने, डिप इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, जिस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, विदाउट, कहता है विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट, आपने अरेंजमेंट मतलब उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है स्लिट्स का वो नहीं बदला, स्क्रीन का डिस्टेंस नहीं बदला, सिर्फ बदला है तो क्या, लिक्विड, आपने उसको उठाया और लिक्विड में डाल दिया, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। अब बता रहा है कि नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी। शानदार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा हमें क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या था भाई इस क्वेश्चन में, कैपिटल D होता था स्क्रीन का डिस्टेंस, वो नहीं बदला। स्मॉल d क्या होता था, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, वो नहीं बदली, बदला है क्या, लैम्डा। तो देखते हैं अगर दो अलग अलग केस होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उस पर काम करते हैं। गिवन जो हमें है इस क्वेश्चन में वो ये पहला कि जो फ्रिंज विड्थ मिली पहली बार वो थी 0.4 मिलीमीटर वाली, और जब इस पूरे अपरेटस को डाल दिया वाटर के अंदर, उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास था यानी म्यू वाटर, वो कितना था 4/3। ये किसके रिस्पेक्ट में था, एयर के। अब बताना है कि नई फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। बढ़िया, चलो सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग पहली बार फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, d नहीं बदला, λ1 स्मॉल d। बाद में फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल D λ2 अपॉन स्मॉल d। रेशो कितना आ गया, W2 अपॉन W1 का, कितना आ गया हमारे पास, λ2 अपॉन λ1। ये तो सिंपल हुआ। इससे आगे क्या फायदा, यस भाई ध्यान से सुनो। थ्योरी में जब आपने पढ़ा था तो आपने बताया था मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो एयर के रिस्पेक्ट में 1/μ। जब भी आप एयर से किसी मीडियम में जाओगे उस मीडियम में वेवलेंथ एयर के रिस्पेक्ट में 1/μ, तो λ2 कितना आ रहा है, λ1/μ के बराबर। क्या करूं, रख देता हूं। तो अगर ऐसा करूंगा तो W2 अपॉन W1 कितना आएगा, λ2 की वैल्यू कितनी है, λ1/μ, और साथ में λ1 चल ही रहा है, λ1 से λ1 कट, क्या बचा 1/μ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो W2 कितना आया, W1/μ। W1 क्या है, पहली फ्रिंज विड्थ कितनी है 0.4 mm मीटर में, म्यू कितना है आपके पास 4/3, 4/3। करना क्या है, आंसर लाना है, कैसे, 4 से इसको काटना है, कितना बचा 0.1, और 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही से लग रहा है, 0.30 मिलीमीटर, ऑप्शन ए। बढ़िया, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। राइट, जल्दी से देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, वंस अगेन ध्यान से। बढ़िया, मुझे बताओ तुम सारे बहुत तेज हो, एक स्क्रीनशॉट मारते होगे फिर आराम से लिखते रहते होगे, कोई बात नहीं, मकसद है कि समझ में आना चाहिए। कहानी का होल सोल सारांश है कि चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो समझ में आ रही हैं तो रिजल्ट भी आएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर वही YDS वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सोर्सेज एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है उसका, 1 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 mm, और वेवलेंथ जो यूज की है लाइट में वो 600 नैनोमीटर है, तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा। तो पहला काम क्या करना है, जो जो गिवन है
स्टेप बाय स्टेप लिखना है, फिर देखना है फॉर्मूला, फिर सॉल्यूशन। शुरू करते हैं, चलिए गिवन पार्ट पे आते हैं। तो गिवन पार्ट में सबसे पहले जो हमें गिवन था वो था स्क्रीन का डिस्टेंस, यानी कैपिटल डी 1 मीटर। उसके बाद था डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, यानी स्मॉल डी, कितना था 2 mm, मतलब इसको बदला मैंने मीटर में, 10⁻³ मीटर। राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है। एंड वेवलेंथ जो यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे 600 नैनोमीटर, तो इसको भी किस में बदल देना चाहिए, मीटर में। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, और ये भी बदल गया मीटर में। अब क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। चलो करते हैं सॉल्यूशन। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। व्हाट अबाउट द कैपिटल डी, कैपिटल डी मतलब ये रहा 1, लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁹, राइट, डिवाइडेड बाय 600 10⁻⁹, -9 है भाई ये वाला, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, कितना है वो 2 इंटू 10⁻⁻3। तो W कितना हुआ, 2 से कैंसिलेशन करें, बिल्कुल करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 300 पड़ गया। तो आंसर क्या बैठा हमारे पास आंसर आया, देखो -3 ऊपर जाके कैसा हो गया, -3 ऊपर जाके प्लस का 3, तो 3 इंटू 10⁻² तो हो गया 300 वाला, और जो -3 है ऊपर जाके प्लस का 3, और ये रहा -9। समझो क्या क्या हुआ, ध्यान से एक एक करके। -3 ऊपर जाके +3, ऑलरेडी 2 है 9, तो W कितना आया निकल के 3 इंटू 10⁻⁻4 इतना मीटर। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आंसर आया 3 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। बट लोचा क्या है, हमें ऑप्शन तो मिलीमीटर में दिए और आंसर किस में आया, मीटर में। तो मैं क्या करूंगा, इस मिलीमीटर, इसको मीटर से बदल दूंगा मिलीमीटर में। 1 मीटर में होते हैं 10⁻+3 मिलीमीटर। तो आंसर आया 3 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.3 मिलीमीटर। राइट, अब चेक करो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, 0.3 मिलीमीटर, राइट आंसर। नोट करिए, फटाफट से कैलकुलेट करके देखो, और देखो स्क्रीन पे सब कुछ ठीक है या नहीं है, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करने वाले हैं हम, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर सामने अगला क्वेश्चन कौन सा भेजा है, कहा गया है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, प्रोपोगेटेड इन एयर, ठीक है एयर में चल रही है, गेट पार्शली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, वो सरफेस ऑफ वाटर से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। हाउ विल द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज अफेक्टेड। तो जो रिफ्लेक्ट हुई है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और जो रिफ्रैक्ट हुई है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ा। पहले तुमको एक बात साफ से बता दूं, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी एनर्जी बताती है ना, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो पहले फ्रीक्वेंसी रहेगी वही बाद में रहेगी। अब बात आती है वेवलेंथ, वेवलेंथ में इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो समझो। तो तुमको पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले तो ये बताया कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो या फिर वो वापस किसी भी मीडियम से आगे रिफ्लेक्ट हो रही हो, फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट, फ्रीक्वेंसी अनचेंज, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अब रह गया वेवलेंथ, याद रखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या फर्क पड़ता है। म्यू क्या होता था V1/V2, और V क्या होता था n लैम्डा, और n से n को कर दो कैंसिल, तो तुम्हारे पास λ2 कितना बचेगा, λ1/μ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब जैसे ही वो इस लिक्विड को टच करेगा वेवलेंथ पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बट क्या ये रिफ्लेक्शन में होगा या रिफ्रैक्शन में, क्वेश्चन ये। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं
रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितनी रहेगी 5000। रिफ्लेक्ट हो गई ना सेम मीडियम में, क्यों फर्क पड़ेगा। ये कब लगता है, जब वो दूसरे मीडियम में चली जाती है। यानी ये कौन से केस में अप्लाई हो रहा है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वाले स्लॉट में ये वेवलेंथ बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी, पहले से कम, क्योंकि जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा ही आएगा एयर से। तो सीधा सा फंडा है कि आपकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो क्या क्या समझ में आया, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों फिनोमेनाज में, लेकिन रिफ्लेक्शन वाले केस में वेवलेंथ तो चेंज नहीं होगा। रिफ्रैक्शन वाले केस में वेवलेंथ चेंज होगा, और कितना हो जाएगा, पहले से कम। कितना कम वो डिसाइड करेंगे हम इसके वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से, और जो डाउट्स हो बताओ। चलो भाई बढ़िया, एक एक करके क्वेश्चनों की बौछार हो रही है और तुम भी उतनी तेज से क्वेश्चन करते आ रहे हो। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल एमर्जेंट फ्रॉम, अगर पॉइंट सोर्स है तो, और डिस्टेंस लाइट सोर्स है तो। अरे भाई मजा आ गया, ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया, राइट। डॉक्टर साहब तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, उन्हें पता नहीं कितने होशियार हो तुम। अगर आपका पॉइंट सोर्स है, पहला याद करो कौन सा, पॉइंट सोर्स। तो अगर पॉइंट सोर्स होता था जस्ट लाइक दिस, तो वेव फ्रंट कैसा बनता था, स्पेरिकल। वेव फ्रंट कौन सा हुआ, स्पेरिकल। तो पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट आया आपका स्पेरिकल फॉर्म में। इज इट क्लियर, ये केस वन। दूसरा केस क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस वाला। जब भी रेज आती है लॉन्ग डिस्टेंस पे एंटर करती हैं, तो आपका वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट, ये वाला। ये कैसा वेव फ्रंट हुआ, प्लेन। हाँ थोड़ी सी डिजाइन में फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लो। तो पॉइंट वाले केस में स्पेरिकल, लॉन्ग डिस्टेंस वाले केस में वेव फ्रंट। वही जो कल समझाया था, धूप आती है खिड़की से निकलती है, जो इमेज बनी वही वाला, राइट। नोट करो फास्ट, देखो क्या कहा है इसमें। बढ़िया, देखो भाई 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इस 6 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं पढ़ के क्या है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंज, फ्रिंज विथ की बात कर रहा है, इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट। अगर हम लाल रंग की लाइट की बजाय ब्लू यानी नीले रंग की लाइट को यूज करें, तो फ्रिंज विथ में क्या फर्क पड़ेगा। चलो बात करते हैं पहले इनकी वेवलेंथ पे। तो हम ध्यान से पहले क्या काम करेंगे, ये सीखेंगे। देखो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ना, वो ज्यादा होती है किससे, ब्लू से। पहले तो ये समझो, पढ़ा है ना, विबग्योर, VIBGYOR। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की। ऑलवेज रिमेंबर, बाकी तो वेरी करती हैं। तो तुमको एक बात तो समझ में आ गई कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। इससे फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, चलो अब हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले की। क्या होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। देखो ना तो तुम स्क्रीन का डिस्टेंस बदल रहे हो, ना स्लिट बदल रहे हो उनके बीच के डिस्टेंस को। जब दोनों ही नहीं बदल रहे हो तो W किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। और लैम्डा के साथ तुम क्या कर रहे हो भाई, वेवलेंथ को तुम रेड से बदलकर ब्लू की तरफ कर रहे हो, रेड से बदलकर ब्लू की तरफ, मतलब वेवलेंथ क्या कर रहे हो, कम। तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम। कंक्लूजन इज दैट कि जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होना शुरू होता है, फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होती है। और यहाँ पे आपने यही किया, रेड का वेवलेंथ ज्यादा था, आप पहुंच गए ब्लू की तरफ, वेवलेंथ कम किया, तो भाई फ्रिंज विड्थ भी कम, राइट। मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है चैप्टर, आसानी से बेचारा चलता आ रहा, शरीफ चैप्टर है, नोट करो, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या तुम्हारे लिए आया है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया है, इसमें लिखा है, पढ़ के बताता हूं। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट on a screen in YDS Young's double slit experiment where the interfering wave of equal intensity, मतलब जो दोनों वेव है उनकी इंटेंसिटी क्या है, सेम, हैव पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तुमको दिया हुआ है दो वेव का, इंटेंसिटी सेम है, और क्या पूछ रहा है, ये बताओ कि
इन रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। अच्छा भाई कैसे निकालेंगे वो मेन क्वेश्चन। बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ढंग से नोट कर लें तरीके से। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आई डैश, वो किसके इक्वल होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और cos फाई के। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये cos फाई कितना, cos फाई कितना, फाई होता है फेज डिफरेंस, वो तो तुमको दिया नहीं है, कोई बात नहीं। फेज डिफरेंस का एक रिलेशन होता है पार्ट डिफरेंस से। फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो तुमको दिया हुआ है। और ये क्या है, फेज डिफरेंस जो तुम्हें पता करना है, राइट। अब सब तुम्हारे सामने ओपन। अब हम काम करते हैं एक एक करके। पहले हम क्या लेते हैं, केस 1। केस 1, पहले केस में तुमको क्या दे रखा है, लैम्डा, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे तुम, पाई। कैसे, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, जिसको बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। कितना पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा बाई 4। लैम्डा से लैम्डा कट, 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। फाइनली तुमने क्या निकाला, फेज डिफरेंस पहला 90 डिग्री। अगर ये निकाला तो इंटेंसिटी कितनी, बात भी सही है। इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, आई 2 रूट आई कॉस 90। टेल मी अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है भाई, कॉस 90 होता है 0, राइट। अगर कॉस 90 0 तो ये वाला फैक्टर तो हो गया खत्म। कितना बचा इंटेंसिटी आपके पास, 2i। देख लो मेरे पास लैम्डा बाई 4 था, मैंने लैम्डा बाई 4 रखा, ये 2 हो गया लैम्डा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास 90। वैल्यू रखी, इंटेंसिटी आ गई 2i। 2i उसकी इंटेंसिटी हो गई। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आना जरा, केस 2 की बात कर रहा हूं मैं। अब जरा इसको चमकाते हैं, केस 2। तुम इस केस 2 में पहले क्या निकालोगे, इस केस 2 में पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा फाई। कैसे, ये रहा फॉर्मूला, वाइट वाला फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या आएगा, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स कितना है तुम्हारे पास, पाई बाई 3, सॉरी लैम्डा बाई 3। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या बचा 2 पाई बाई 3। इज इट क्लियर, 2 पाई बाई 3। पाई कितना हो गया 90, राइट। देखो बढ़िया, कुछ भी बोल दो सब सही है। 180 बाई 3 कितना आया, 120। इज इट क्लियर, फेज डिफरेंस आ गया 120। अगर फेज डिफरेंस 120 है तो इंटेंसिटी कितनी देखते हैं, वो भी आई प्लस 2 रूट आई और कॉस, कितना कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू पता है कितनी होती है, आई प्लस 2 रूट आई और कॉस 120 की वैल्यू -1/2। कैंसिलेशन करना शुरू करते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल, -i से i कैंसिल, क्या बचा आंसर, आंसर बचा सिर्फ और सिर्फ i। समझ में आई कि नहीं आई, पहली बार इंटेंसिटी 2i और बाद में कितनी आ रही है i। एक अच्छे खासे क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करो, देखो क्या कहा है इसने। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है उस पर हम बात करते हैं। कहा गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर 1 मीटर अपार्ट। कितनी दूर है वो, 1 मीटर अपार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन पार्ट पे काम, सही होशियार बच्चे।
तो कहता है टू स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, मालूम है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, स्मॉल डी, 1 मिलीमीटर अपार्ट। इसको किस में बदल लोगे आप, 10⁻³ और ये बदल गया आपका मीटर में। तो ये क्या दे रखा है आपको, इस जो स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। फिर कहा गया है एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, यानी स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस वो दे रखा है हमें कैपिटल डी, कितना, 1 मीटर। देखो साथ साथ जो गिवन है हम लिखते जा रहे हैं। फिर कहा गया है कैलकुलेट द फ्रिंज विद व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज। क्या निकालना है मुझे, फ्रिंज विद, यानी ध्यान रखना फ्रिंज विद क्या होता है हमारे पास, W। कब निकालना है, जब हम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। कितना वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, 500 नैनो, मतलब 10⁻⁹, क्योंकि नैनो को मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब अगर ये फॉर्मेट समझ में आता है तो बात करते हैं सॉल्यूशन पे। याद करो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक, वैल्यू प्लेस करते हैं। कैपिटल डी मतलब क्या है, वो हमारे पास स्क्रीन का डिस्टेंस यानी 1। लैम्डा की वैल्यू कितना है, 500 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेशन चलो वो भी हम ही करेंगे। 500 इंटू प्लस हो गया यानी माइनस का 6, ऊपर जाके -3 प्लस 3 हो गया, -9 में 3 हो गया, -6। कितना आंसर हुआ, 500 ये फ्रिंज विद इंटू 10⁻⁻6, या फिर चलो सिंपली लिख देते हैं। कितना आया आंसर, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये हमने क्या निकाल दिया, फ्रिंज विद। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन, और है भी हल्का सा, तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, उड़ाओ जल्दी, राइट। तो होप सो इसको भी निपटाई डालना तुमने। तो बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने वो हम पढ़ते हैं। कहा गया है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ। बीम मतलब एक पूरा ग्रुप, उसमें 2 तरह की वेवलेंथ है, एक है 800 नैनोमीटर, एक है 600 नैनोमीटर। जितना वेवलेंथ ज्यादा होता है उतना एनर्जी लेवल कम। तो कम एनर्जी लेवल वाली कौन सी हुई, 800, ज्यादा वाली 600 नैनोमीटर। इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन अ YDS एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। जो हमें यहां तक गिवन है पहले उसको लिख लें, ठीक है। देखो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू लेके बैठे हैं। हमें मालूम था 2 तरह की वेवलेंथ। पहली वेवलेंथ कितनी है, 800 नैनोमीटर, और जो दूसरी वेवलेंथ है वो है 600 नैनोमीटर। और जो हमें कहा गया है कि YDS के अंदर जो स्क्रीन है वो प्लेस्ड है 1.4 मीटर अवे। इतना तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। आगे क्या कहता है उसके बाद पढ़ते हैं। उसने कहा इफ द 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.2 मिलीमीटर, तो भाई पहले इसे भी निपटा डालो। तो बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास स्लिट्स के मिड का, 0.28 मिलीमीटर। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द 2 वेवलेंथ कोइंसाइड। जहां पे दोनों जो वेवलेंथ हैं उनकी ब्राइट फ्रिंज आके मिल जाए, उस नंबर के लिए सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से लीस्ट डिस्टेंस। भाई देखो सबसे पहले तो वो नंबर ढूंढना पड़ेगा कौन सा है ब्राइट फ्रिंज का जहां पे मिलती हैं। हमें करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और बहुत तरीके से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं हमें सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। सॉल्यूशन करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि वो जो फ्रिंज जहां ये आपस में मिल रहे हैं वो है n नंबर की फ्रिंज। अगर ऐसा है n नंबर की फ्रिंज तो n1 λ1, ऐसे नहीं समझ में आया? अच्छा दूसरे तरीके से मान लिया वो फ्रिंज है हमारे पास n नंबर की, तो n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, n नंबर की ब्राइट फ्रिंज।
कोइंसाइड हो रही है दूसरे एक ज्यादा नंबर की ब्राइट फ्रिंज से, n+1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इन दोनों में गौर से सुनना, सिचुएशन क्या है, ये λ1 के लिए और ये λ2 के लिए, क्योंकि ना तो आपने स्क्रीन का डिस्टेंस बदला ना स्लिट्स के बीच का गैप, बस वो फ्रिंज लगातार एक के बाद एक बनती चली गई, कोइंसाइड हुई एक जैसी। तो डी से डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी, स्मॉल डी से स्मॉल डी, कितना मिला n, λ1 इज इक्वल टू n+1 λ2। मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करूंगा, कैसे, n λ1 इज इक्वल टू n λ2 और प्लस λ2, ठीक मल्टीप्लाई किया, इसको उठा के कॉमन ले लो, n λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू λ2। n कितना मिला, n मिला λ2 डिवाइडेड बाय λ1 माइनस λ2। ये वो फॉर्मूला सा बन गया जिससे n मिलेगा, n मतलब वो फ्रिंज का नंबर जो कोइंसाइड कर रहा है। अभी सिर्फ आधा पार्ट हुआ है, देखो, तो अब इसके आगे शुरू करते हैं। n कितना आएगा, राइट, मैं उठा के क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ। n कितना आएगा मेरे पास, वही तो λ2 की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर 10 की पावर -9, खत्म। λ1 कितना है, 800 नैनोमीटर, तो 800 इंटू 10 की पावर -9, इसमें से माइनस करना किसे, λ2 को, 600 इंटू 10 की पावर -9, तो n क्या आया, ऊपर तो है 600 10 की पावर -9 और नीचे कॉमन क्या आएगा, देखो 10 की पावर -9, -9 जैसी कॉमन लूंगा इसमें से, 800 माइनस 600 यानी 200, -9 से -9 कैंसिल, कितना निकल गया n 3, वो है थर्ड नंबर वाली ब्राइट फ्रिंज। अब फ्रिंज का नंबर तो मिल गया, लीस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, लीस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट, पोजीशन ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्राइट का कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। मैं क्या करने वाला हूं, इसमें वैल्यू m मतलब n मतलब वही, कौन से नंबर की फ्रिंज है मेरे पास, ये है हमारे पास, ये n, ये है मेरे पास थर्ड नंबर की फ्रिंज, यानी n हो गया 3। कैपिटल डी कितना है मेरे पास, ये रहा 1.4, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1.4 से। लैम्डा कितना है मेरे पास, सबसे मैक्सिमम लेना क्योंकि ये लीस्ट देता है, राइट, लीस्ट का मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम, कितना 800 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, कितना हुआ 0.28 मिलीमीटर को बदल दिया मैंने मीटर में। अब जरा सॉल्यूशन करने की तरफ काम करते हैं। देखो, इससे इसे हटाओ, फिर भी एक पावर इसकी इंक्रीज हो गई, राइट, 14 2 ज़ा 28, 2 से इसे कैंसिलेशन कर लो, 400 बचा क्या, बिल्कुल सही, y इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, तो ये तो हो गया 1200। और पावर की बात करें, -3 ऊपर जाके कैसा हो गया, +3, ऊपर जाके +3, और एक ऑलरेडी है +4, -9 में से +4 कैंसिल करो, -5, तो आंसर आया आपका 1.2 इंटू, देखो 1 2 3 यानी -2, इतना, ये है उसका लीस्ट डिस्टेंस। अच्छे से देख लेना, 1.2 10 की पावर -2 लीस्ट डिस्टेंस। इस क्वेश्चन का फीचर समझना, दो वेवलेंथ थी, हमेशा ज्यादा वाली वेवलेंथ लेना लीस्ट के लिए, और मैक्सिमम पूछे तो मिनिमम वाली वेवलेंथ। पहले मान लेना कि वो नंबर फ्रिंज n है जहां वो मिल रही हैं, तो एक n हो गया, एक उससे आगे वाली, फॉर्मूला अप्लाई करना, n मिलेगा, n मिलेगा तो फ्रिंज का फॉर्मूला लगाना और डिस्टेंस निकालना, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुड, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियरफाई हो गया, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मिनिमा टू मैक्सिमा, मिनिमम और मैक्सिमम की इंटेंसिटी का रेशियो हमें दिया हुआ है इन द वाइडियस एक्सपेरिमेंट, कितना 9:25। कहता है ये बता दो कि जो रेशियो ऑफ विद ऑफ द टू स्लिट्स कितना होगा।
अब जो देखो ध्यान से, इंटेंसिटी का रेशियो होता है वही फ्रिंज विड्थ का भी रेशियो होता है। मतलब अगर तुमने इंटेंसिटी का रेशियो निकाल दिया तो समझ जाओ फ्रिंज विड्थ का रेशियो भी निकल गया। कैसे करना है, यस वो देखते हैं। तो एज पर दिस क्वेश्चन जो हमें गिवन है हम काम करते हैं उसी पर। हम बात कर रहे हैं गिवन पे। हमें उसने कहा है कि इंटेंसिटी जो मिनिमम है और इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है उसका रेशो कितना है, वो 9/25। सही बात। तो इससे क्या मालूम पड़ा, इससे ये मालूम पड़ा कि भाई मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम कितनी होती है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है 9/25 के इक्वल। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। तो A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2 का जो होल स्क्वायर है पूरे का वो 3/5 के होल स्क्वायर के इक्वल। कैंसिलेशन किया तो A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2 3/5। और अगर ऐसा किया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A1 माइनस 5A2 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 3A2। इंटरचेंज करते हैं, ये इधर आ गया 2A1, इधर चला गया 8A2, मतलब A1 इज इक्वल टू 4A2। एम्पलीट्यूड का रेशो आया, लेकिन तुमको क्या निकालना है इंटेंसिटी का, क्योंकि वही होता है फ्रिंज विड्थ। इंटेंसिटी का रेशो क्या होता है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। ठीक बात। A1 कितना है, A1 को तो 4A2 लिख दिया मैंने, और A2 की वैल्यू कितनी है, वो है ही A2 होल स्क्वायर। कितना आया 16/1 इंटेंसिटी का रेशो। और जो इंटेंसिटी का रेशो वही तो फ्रिंज विड्थ का भी रेशो। हो गई कहानी खत्म। बढ़िया, फर्स्ट क्लास तरीके से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आया आपका फटाफट। इंटेंसिटी का रेशो क्लियर। चलो देखो क्या क्या करा अभी आपने। तो चलो फाइनली आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी निपटा डाला। गुड, ओ भाई जीत गए। फाइनली आपने सारे क्वेश्चन इसके जो जो हमें दिए गए थे 1 to 1 हमने निपटा डाले। तो बच्चों होप सो मजा तो आया होगा। इन क्वेश्चनों को सिस्टमैटिकल तरीके से अपनी कॉपी पे लिखना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना। और आप यकीन मानो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना बोर्ड का, इस चैप्टर से रिलेटेड शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो, नॉट श्योर 100% तो भगवान मालिक है, लेकिन एक भी शायद ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो। आप हर एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस कलेक्शन में अवेलेबल थे। और एज अ फिजिक्स टीचर मुझे भी मजा आया, हमने करा। तो 24 वाले बैच के लिए माइंड ब्लोइंग। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिए ताकि हम लोग फिर से शुरू कर पाए अगली क्लास। और अगली क्लास कौन सी होगी, कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। तब तक मस्त रहो, एंजॉय करो और मौज करो। बाय।